श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कानून की बात में। बदलते समय ने मुद्रा के स्वरूप को भी बहुत परिवर्तित किया है। पहले मुद्रा धातु के रूप में, सिक्कों के रूप में प्रचलित थी, जो बाद में बैंक द्वारा जारी किए नोटों के रूप में मान्य हो गई। अब डिजिटल क्रांति के इस दौर में लेन देन संबंधी कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए चेक का प्रयोग किया जाने लगा है। हर नई चीज की लाभ और हानि दोनों ही होती है। आज हम आपको चेक अनादरण संबंधी विधि धारा 138 पर ग्राम्य लिखित अधिनियम की जानकारी देने जा रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री मुकेश गोयल, अधिवक्ता रायगढ़ से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि चेक अनादरण के संबंध कानून में क्या प्रावधान है और ये परक्राम्य अधिनियम क्या है? चेक अनादरण के कानून को समझने से पूर्व हमें परक्राम्य लिखित अधिनियम को समझना पड़ेगा। जी, हमें थोड़ा सा इतिहास की ओर जाना पड़ेगा। जब पुराने समय में व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना व्यापार करने जाते थे, जी, तब ऐसी यात्राएं असुरक्षित होती थी। व्यापारी अपने व्यवसाय के लिए धन, सिक्के आदि लेकर चलते थे। रास्ते में समुद्री डाकू, लुटेरे उन्हें लूट लेते थे। जी। तब इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए कुछ शताब्दियां बीत जाने के बाद विनिमय का विचार अस्तित्व में आया। जी। और व्यापारियों ने ऐसे विनिमय पत्र जारी किए जो किसी व्यक्ति को उसके बदले नगद राशि प्रदान करते थे। इस प्रकार से यह विनिमय पत्र मूल रूप से व्यापार के लिए धन संदाय का एक आदेश पत्र होता था। जी। इस प्रकार से इन विनिमय पत्रों के आदान प्रदान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन ले जाने लाने का खतरा कम हो गया और व्यापार व्यवसाय सुगम हो गया। जी। इन्हीं विनिमय पत्रों को लेकर के कालांतर में कुछ विवाद भी आने लगे। तब 1881 में परक्राम्य लिखित अधिनियम बनाया गया, जिसे हिंदी में परक्राम्य लिखित अधिनियम और अंग्रेजी में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कहते हैं। यह अधिनियम वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेकों से संबंधित विधि को नियंत्रित करने वाला कानून है। जी सर, परक्राम्य शब्द हमारे श्रोताओं के लिए कुछ अपरिचित सा लगता है। सामान्य भाषा में कृपया इसका मतलब समझाएं। परक्राम्य का अर्थ होता है दस्तावेज, एक ऐसा दस्तावेज जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से हस्तांतरित किया जा सके और इसके साथ उससे जुड़े हुए अधिकार भी नए धारक को स्वाभाविक रूप से मिल जाएं। जी। नया धारक इस लिखित के सभी कानूनी अधिकारों का स्वामी बन जाता है। जी। ऐसे लिखित अभिलेख को ही परक्राम्य कहते हैं। इसका सबसे सरल उदाहरण है चेक। जी। हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हर व्यक्ति ने कभी न कभी चेक का उपयोग किया होगा। जी, बिल्कुल। चाहे वह किसी को भुगतान करने के लिए किया गया हो, चाहे भुगतान प्राप्त करने के लिए किया गया हो। जी। चेक एक वित्तीय दस्तावेज होता है जिसका उपयोग धन के भुगतान की प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है। यह एक लिखित आदेश होता है जिसे बैंक को दिया जाता है, जिससे आप निर्दिष्ट राशि को एक विशेष व्यक्ति या संस्था को भुगतान करने का निर्देश देते हैं। जी। इसी तरह से प्रॉमिसरी नोट या जिसे वचन पत्र भी कहते हैं, वह भी परक्राम्य लिखित का एक अच्छा उदाहरण है। जी। जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित समय पर निश्चित राशि देने का वादा करता है। परक्राम्य लिखितों का विशेष गुण यह है कि उसका स्वामी बदलते ही नए स्वामी को उसके सारे वैधानिक अधिकार मिल जाते हैं। जी सर, बहुत ही सरल शब्दों में आपने हमारे श्रोताओं को ये समझाया कि चेक क्या है। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि परक्राम्य लिखित अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 का मुख्य उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में रुपयों के लेन देन के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करना है। जी। यह सभी प्रकार के परक्राम्य जैसे चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट आदि के संचालन को नियंत्रित करता है। इसके अलावा व्यापार में सुरक्षा और भरोसा स्थापित रखने के लिए धन स्थानांतरण सरल और सुरक्षित बनाता है, जिससे व्यापार में सुरक्षा और भरोसे का माहौल बन सके। इसी तरह से संविदात्मक उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, बेईमानी के आशय से लिखे गए परक्राम्य के विरुद्ध कानून बनाना, जिसके तहत यह अधिनियम चेक बाउंस और अन्य अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान प्रदान करता है। जी। व्यापारिक धोखाधड़ी को कम करने के लिए ऐसे न्यायिक उपचार प्रदान करता है जो चेक बाउंस होने की स्थिति में न्यायालयों को त्वरित और निष्पक्ष दंडात्मक कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान करते हैं। जी सर, आजकल आए दिन सुनने में आता है कि किसी का चेक अनादरित हो गया और उसके पैसे डूब गए। ये चेक अनादरण क्या है? देखिए, चेक अनादरण या चेक बाउंस, जी, हिंदी में चेक अनादरण कहेंगे, अंग्रेजी में
चेक बाउंस कहेंगे। जी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चेक किसी व्यक्ति को धन प्रदाय करने का ऐसा विलेख है जिसके माध्यम से जारीकर्ता धारक को एक निश्चित राशि निश्चित दिनांक को देने के आशय से लिखित आदेश जारी करता है। जी। जैसे ही धारक उसे प्राप्त करता है वह उसमें लिखी हुई राशि का स्वामी बन जाता है। जी। और चेक प्राप्त करते ही चेक की राशि धारक को प्राप्त हो गई है ऐसा माना जाता है। जी। परंतु जब चेक देने वाले के मन में कोई कपट या बेईमानी आ जाती है तो वह ऐसा चेक प्रदान करता है जिसे बैंक में प्रस्तुत करने के बाद धारक उस राशि को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में उस चेक का अनादरण हो जाता है जिसे आम भाषा में चेक बाउंस होना कहा जाता है। जी सर, आमतौर पर चेक बाउंस होने पर बैंकों के द्वारा भी कोई कार्यवाही की जाती है? जी हाँ, कई बार चेक बाउंस होने पर बैंकों के द्वारा जारीकर्ता के खाते में बाउंस शुल्क भी लगाया जाता है। अच्छा। यदि किसी जारीकर्ता के बहुत अधिक चेक बाउंस होते हैं और लगातार ये स्थिति बनी रहती है तो उसके क्रेडिट स्कोर पर भी प्रभाव पड़ता है। जी। और जारीकर्ता के क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के कारण भविष्य में वित्तीय लेन देन उसका प्रभावित हो सकता है। जी सर, चेक बाउंस होने के मुख्य कारण कौन से हैं? चेक बाउंस होने के कई कारण हो सकते हैं। जी। जो आमतौर पर बैंकों द्वारा भुगतान न करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। चेक बाउंस होना एक गंभीर वित्तीय कानूनी समस्या होती है। मुख्य रूप से बाउंस होने का जो कारण देखा जाता है वह है खाते में अपर्याप्त धनराशि। प्रायः देखा जाता है कि चेक जारीकर्ता के खाते में उतनी राशि नहीं होती जितने का कि उसने चेक जारी कर दिया। जी। ऐसी स्थिति में उस चेक को बैंक अस्वीकार कर देता है। इसलिए कभी भी हम किसी को चेक जारी करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस अवधि के लिए हमने चेक जारी किया है उस अवधि में उतनी राशि हमारे खाते में हो। जी। अन्यथा चेक बाउंस होने के कारण हमें गंभीर कानूनी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह चेक पर गलत तारीख लिखा होना, पोस्ट डेटेड चेक को समय से पहले पेश कर देना, जी। चेक जारीकर्ता के हस्ताक्षर का बैंक रिकॉर्ड से मिलान न होना, जी। और कई बार ओवरड्राफ्ट लिमिट से अधिक सीमा होने पर भी बैंक चेक के भुगतान को मना कर सकते हैं। खाता बंद होना भी चेक अनादरण या चेक बाउंस का एक गंभीर कारण है। यदि जारीकर्ता ने खाता बंद कर दिया है या उसने चेक जारी करने के बाद खाता बंद किया है या खाता बंद होने के बाद चेक जारी किया है और वह चेक बाउंस हो जाता है तो उसी तरह से कोई तकनीकी त्रुटि जैसे गलत नाम, गलत बैंक विवरण, अस्पष्ट अंक, ओवरराइटिंग आदि भी चेक बाउंस होने का कारण बन सकते हैं। जी। इसलिए हमेशा चेक जारी करते समय ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपका चेक बाउंस हो जाए और आपको गंभीर न्यायालयीन कार्रवाई का सामना करना पड़े। जी सर, मुझे लगता है ये श्रोताओं के लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी है जिससे वो भी चेक बाउंस होने से बच सकते हैं। सर, यदि कोई चेक बाउंस हो जाता है तो फिर क्या करना चाहिए? चेक अनादरण या बाउंस होने की स्थिति में बैंक के द्वारा चेक बाउंस मेमो के माध्यम से आपको चेक अनादरण का कारण लिखित में दिया जाएगा। अच्छा जी। जैसा कि मैंने पहले चेक बाउंस होने के कारण बताए थे उनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है चेक बाउंस होने का। उदाहरण के तौर पर यदि आपके खाते में अपर्याप्त राशि है जी, उसके कारण चेक बाउंस हुआ है तो प्राप्तकर्ता को चेक जारीकर्ता से तत्काल संपर्क करना चाहिए और उसे उस स्थिति से अवगत कराते हुए चेक बाउंस होने का कारण पूछना चाहिए जी, और उसे तुरंत भुगतान करने के लिए कहना चाहिए। जी। यदि चेक जारीकर्ता के द्वारा गलती से ऐसा हुआ है तो उसे तत्काल अपनी गलती मानते हुए चेक की राशि का भुगतान करने का प्रबंध करना चाहिए। जी। कई बार चेक जारीकर्ता धनराशि की व्यवस्था करने के लिए समय मांगता है और कहता है कि मैं खाते में राशि जमा कर दूंगा, आप फिर से चेक को प्रस्तुत कर दीजिएगा। ऐसी स्थिति में चेक प्राप्तकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि चेक की वैधता अवधि 3 माह की होती है, इसलिए चेक जारी करने की तिथि से 3 माह के भीतर में प्रयोग में लाना चाहिए, अन्यथा वह चेक बेकार हो जाएगा। जी। इस तरह से ये तो व्यक्तिगत प्रयास हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी आपसी बातचीत के बावजूद भी यदि चेक जारीकर्ता भुगतान नहीं देता है जी, तो चेक बाउंस होने की तारीख से 30 दिन के भीतर चेक जारीकर्ता को एक कानूनी नोटिस भेजा जाएगा जी, जिसमें वह चेक की राशि के भुगतान के लिए उसे 15 दिन का समय दिया जाएगा। यह नोटिस प्राप्तकर्ता स्वयं या अपने वकील के माध्यम से भेज सकता है। इस नोटिस में चेक कर्ता जारीकर्ता से वैकल्पिक भुगतान विधि जैसे बैंक ट्रांसफर, नगद या डिजिटल माध्यम से जल्द पैसे प्राप्त हो सके जी, उस माध्यम से उसके पैसे की मांग कर सकता है।
इसके बाद भी यदि 15 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं होता तो नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद चेक जारीकर्ता के खिलाफ पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत न्यायालय में परिवाद दर्ज किया जा सकता है। जी। लेकिन हमेशा किसी भी कानूनी कार्यवाही को करने के पहले आपसी बातचीत के जरिए समझौते का प्रयास भी होना चाहिए, जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होता है। जी सर, चेक अनादरण होने पर कानून में कितनी सजा या जुर्माने का प्रावधान है? चेक अनादरित होने पर पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत चेक बाउंस का दोषी पाए जाने पर अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। साथ ही अदालत द्वारा जुर्माना चेक की राशि के 2 गुना तक लगाया जा सकता है। न्यायालय द्वारा जुर्माना या सजा दोनों का दंडादेश सुनाया जा सकता है। जी सर, यदि कोई व्यक्ति चेक बाउंस संबंधी कानून के तहत विधिक सहायता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? चेक बाउंस होने पर किसी भी व्यक्ति को कानूनी सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता तो होती है। जी। इसके लिए वह अपने वकील से संपर्क कर कानूनी कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है तो जिला विधिक सेवा केंद्र के द्वारा उसे सहायता देने के लिए जिला स्तर पर जिला न्यायालय में प्रतिधारक अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। जी। रायगढ़ जिला न्यायालय में भी ऐसे कोई भी व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त प्रतिधारक अधिवक्ता से संपर्क कर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जी। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रबंध कार्यालय में संपर्क कर पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता भी प्राप्त कर सकते हैं। जी मुकेश जी, चेक अनादरण के मुकदमे से बचने के लिए आम जन के लिए क्या सलाह है? मुकदमेबाजी चाहे चेक बाउंस की हो या अन्य किसी प्रकरण की हो, जी। वह सामाजिकता के लिए उचित नहीं है। अनावश्यक मुकदमेबाजी दोनों पक्षों का समय और पैसा बर्बाद करती है। बिल्कुल। इसलिए एक आम नागरिक को जहां तक संभव हो ऐसी मुकदमेबाजी की स्थिति से बचना चाहिए। कभी भी यह जानते हुए ऐसा चेक जारी नहीं करना चाहिए कि वह बाउंस हो जाए। ऐसा होने पर वह आपकी प्रतिष्ठा तो खराब करता ही है, साथ ही एक लंबी अदालती प्रक्रिया में फंसा देता है। जी। इसके अलावा चेक धारक को भी यदि चेक बाउंस हो जाता है तो उसे चेक जारीकर्ता से व्यक्तिगत संपर्क कर आपसी बातचीत से मामले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जी। यदि चेक बाउंस के कोई मामले पहले से न्यायालय में चल रहे हैं तो दोनों पक्षों को आपस में बातचीत कर राजीनामा के तहत मामले सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जी सर, आपसी राजीनामा के तहत चेक बाउंस के मामले कैसे सुलझाए जा सकते हैं? देखिए, सभी जिला एवं तहसील न्यायालयों में एक नियत तिथि पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। जी। दोनों पक्षों के मध्य आपसी बातचीत के माध्यम से यदि लेन देन का निपटारा हो जाता है तो पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 147 के तहत अदालतें चेक बाउंस के मामलों को समझौते के आधार पर खत्म कर देती है। जी। ऐसा करने से दोनों पक्षों के समय और धन की भी बचत होती है और आपसी व्यवहार में कटुता नहीं आती। जी। रायगढ़ जिले में भी इसी माह की 21 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जी। यदि किन्हीं पक्षकारों के मध्य ऐसे कोई मामले लंबित हैं तो वे इस लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में किसी प्रकार की भी जानकारी के लिए श्रोता नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के YouTube चैनल जन चेतना CG सालसा के चैनल को सब्सक्राइब कर जन उपयोगी विधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जी। आम जनों के लिए किसी भी प्रकार के विधिक परामर्श एवं विधिक संबंधी परेशानी के निराकरण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय, जो कि प्रत्येक जिला न्यायालय परिसर में स्थापित होता है, जी। उपलब्ध है। वहां मौजूद पैरालीगल वॉलंटियर या अधिकारीगण से संपर्क कर वे अपनी समस्याओं का निःशुल्क समाधान पा सकते हैं। श्रोताओं, आज कानून की बात में विधि धारा 138 पर क्राम में लिखित अधिनियम की जानकारी हमने अधिवक्ता रायगढ़ मुकेश गोयल जी से प्राप्त की। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को इतने सरल शब्दों में चेक और चेक बाउंस के बारे में समझाया। श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके जरूर काम आएगी। अनुमति दीजिए अब प्रतिमा अजमानी को नमस्कार।